हेलो फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पे हम नज़र डालते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन वर्ष 1950 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। क्या ये बात सही है? तो ये बात सही है कि नहीं सही, उसको आगे हम व्याख्या में देखते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये गलत है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। ये बात सही लग रहा है। इसका जो दूसरे सही उत्तर है वो बी वाला सही उत्तर है। बी वाला मीन्स कि केवल दो सही है। सही बात है, तो केवल दो ही सही है। तो इसके हम व्याख्या को पढ़ते हैं ध्यान से और कुछ अन्य जानकारियाँ भी हम इससे संबंधित प्राप्त करते हैं। संयुक्त राष्ट्र यूएन, तो संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस वर्ष 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। अगर बात करें वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक में हैं 189 देश। वर्ल्ड बैंक में है 189 देश और संयुक्त राष्ट्र संघ में है 193 देश। विश्व आर्थिक मंच एक संस्था, एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन है। विश्व आर्थिक मंच, उसकी स्थापना हुआ था 1971 में और विश्व आर्थिक मंच का जो मुख्यालय है वो है जिनेवा में, स्विट्ज़रलैंड में पड़ता है। ये विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय है जिनेवा में और इसकी स्थापना हुआ था 1971 में। विश्व बैंक की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र, यहाँ पे देखिए ये व्याख्या में हम दिखाते जो पहले क्वेश्चन का था, कुछ और बातें हम याद करते हैं बार बार। तो विश्व बैंक संयुक्त राज्य अमेरिका की वाशिंगटन में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन है। इसके सदस्य देशों की संख्या 189 है। गरीबी को कम करने और विकासशील देशों के में साझा समृद्धि को प्रोत्साहन देने हेतु सतत समाधान के लिए इसके अंतर्गत 5 संस्थान कार्यरत हैं। एक है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, निवेश उत्पादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। और विश्व बैंक जो प्रमुख रिपोर्टें निकालती हैं उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स, रेमिटांस रिपोर्ट, एज ऑफ लिविंग इंडेक्स, इंडिया डेवलपमेंट अपडेट, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इंडेक्स, सेवा व्यापार प्रतिबंध सूचकांक। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है जिसकी स्थापना 1993 में हुआ था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की स्थापना हुआ था 1993 में बर्लिन, जर्मनी में। इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिक उपायों के माध्यम से वैश्विक भ्रष्टाचार का मुकाबला करना और भ्रष्टाचार के कारण उत्पन्न होने वाली आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु कार्यवाही करना है। इसके द्वारा प्रकाशित जो रिपोर्ट है प्रमुख, वो है ग्लोबल करप्शन बैरोमीटर और भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। तो भ्रष्टाचार बोध सूचकांक को निकलता है तो विश्व ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल निकालता है। विश्व आर्थिक मंच की बात करें तो विश्व आर्थिक मंच एक सार्वजनिक निजी सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्ष 1971 में इसे एक गैर लाभकारी संगठन के रूप में स्थापित किया गया था। और गैर लाभकारी संगठन में एक तो विश्व आर्थिक मंच है प्रमुख इम्पोर्टेंट, एक है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इसकी स्थापना 1993 में, मुख्यालय है कहाँ पर, मतलब बर्लिन में इसकी स्थापना हुआ था। और एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो विश्व आर्थिक मंच जो प्रमुख रिपोर्टें निकालती हैं उनमें एक है वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता रिपोर्ट, वैश्विक पर्यावरण निष्पादन सूचकांक, मानव पूंजी सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक। एशियाई विकास बैंक एक संस्था है, इसको भी हम देख लें। एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुआ था। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है जिसका मुख्यालय जो है वो मनीला, फिलीपींस में है। इसका मिशन एशिया प्रशांत क्षेत्र में, इसका मिशन क्या है तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में आर्थिक विकास और सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके महत्वपूर्ण प्रकाशन में क्या है, एशियाई विकास आउटलुक। दूसरा प्रश्न हम देख रहे थे, संयुक्त राष्ट्र 1945 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। विश्व बैंक में 189 हैं। इसके मिशन और कार्य इसके स्थापना चार्टर में निहित उद्देश्यों और सिद्धांतों द्वारा
निर्देशित होते हैं और इन्हें इसके विभिन्न अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। फिर से, संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय कानून, सुरक्षा, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता के क्षेत्र में समन्वय हेतु एक वैश्विक संघ है। अब आते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में जो मैंने किया था वो किया था केवल 1 और 2 सही, कौन से सही नहीं है, तो 1 और 2 सही नहीं है, ये मैं किया था। और जो इसका सही आंसर बी वाला है, बी वाला सही आंसर भी है, यानी कि मैं इसको सही किया था। समझदार आदमी है। देखते हैं इसकी। तो पहले हम जान गए कि 1 और 2 सही नहीं है, ठीक है। तो 1 और 2 में लिखा क्या हुआ है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कानून के समक्ष समानता केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है, यानी कि आर्टिकल जो 14 है वो क्या भारतीयों के लिए खाली है? नहीं, ये विदेशी, मतलब ये व्यक्तियों के लिए है। व्यक्ति में विदेशी और भारतीय दोनों आ जाते हैं, और नागरिक में केवल भारतीय आते हैं। तो आर्टिकल 14 इज प्रोवाइडेड टू पर्सन, मीन्स भारतीय हो चाहे विदेशी हो, सबको दिया गया है आर्टिकल 14। तो कानून के समक्ष समानता है सभी को, केवल भारतीयों को ही नहीं है इसमें, केवल भारतीयों को नहीं, विदेशियों को भी है। तो 44वें संशोधन अधिनियम 1975 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था, तो ये बात गलत है। इसको हटाया गया था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था 1976 में, और 44वां संशोधन अधिनियम आया था 1978 में। तो उसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। और संपत्ति का अधिकार कहाँ था? अनुच्छेद 21 में था, 31 में था, 31 में। तो ये बात गलत है। तीसरा है अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर, यानी कि जो अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 में है उसको छोड़ करके राष्ट्रीय आपातकाल के समय मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 20 और 21 को फिर भी निलंबित नहीं किया जा सकता। तो कौन से सही नहीं थे? तो दूसरा और तीसरा, पहला और दूसरा सही नहीं था, लेकिन तीसरा बात सही है। तो इसमें यही बताना था कौन सा सही नहीं है, तो पहला दूसरा सही नहीं था। अब इसकी व्याख्या को हम पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न के। कानून के समक्ष समानता, यानी कि आर्टिकल 14 के अनुसार, तो कानून के समक्ष समानता ये बात कहा गया आर्टिकल 14 में। इसके अनुसार भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को भारत के क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों का समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया जाता है। यह अधिकार सभी व्यक्तियों को दिया जाता है, चाहे वे नागरिक हों या विदेशी, वैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत संस्थाएं या किसी अन्य प्रकार के कानूनी व्यक्ति हों, सबको दिया जाता है। अगला जो था 44वें संशोधन अधिनियम 1978 है, ना कि 75 था। तो 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 में दिया गया था, को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। मौलिक अधिकार जो हैं वो दिया गया है, जो भाग 3 है, भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जो है वो मौलिक अधिकार है। इसमें आर्टिकल 31 में बताया गया था संपत्ति का अधिकार, तो उसको हटा दिया गया था 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा। और उसके बाद इसको डाला कहाँ गया? तो भाग 12 में अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। तो भाग नंबर 12 है जिसमें डाला गया था, किसे? भाग 12 के आर्टिकल 300A में डाल दिया गया था, 300A। अच्छा, 300A एक अलग आर्टिकल है, इंडिपेंडेंट आर्टिकल है। जैसे 19(1) या 19(1)A, 19(1)B ये सारे इंडिपेंडेंट नहीं हैं। आर्टिकल 19 के अंतर्गत वो सारे आर्टिकल्स आ जाते हैं। लेकिन अगर जैसे एक और एग्जांपल हम बताएं,
आर्टिकल 21 एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, ऐसे आर्टिकल 21A एक इंडिपेंडेंट आर्टिकल है, ना कि 21 के अंदर में कोई क्लॉज दिए हैं। जो क्लॉज वाले आर्टिकल होते हैं वो ब्रैकेट में लिखा रहता है, जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1, तो क्लॉज 1 इज़ द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19। ऐसे आर्टिकल 19 क्लॉज 2, तो क्लॉज 2 इज़ द पार्ट ऑफ आर्टिकल 19, बट आर्टिकल 21 इज़ एन आर्टिकल एंड आर्टिकल 21A इज़ अदर आर्टिकल। तो भाग 12 में डाला गया था इसे, भाग 12 में डाला गया था अनुच्छेद 300A में, और उसके तहत एक कानूनी अधिकार है, ये कानूनी अधिकार है। पहले क्या था, मूल अधिकार था, अब ये कानूनी अधिकार है। फिर मौलिक अधिकारों का निलंबन अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा गारंटीकृत अधिकारों को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के संचालन के दौरान अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय आपातकाल होगा तो अधिकार जो है निलंबित हो जाते हैं, लेकिन 20-21 निलंबित नहीं होता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19 द्वारा गारंटीकृत 6 अधिकारों को केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब कोई बाहरी आपातकालीन युद्ध या बाहरी आक्रमण हो, न कि सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर। तो आर्टिकल 19 को भी मतलब निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित किया जा सकता है तब जब बाहरी आक्रमण हो, है ना। एक तो जो आर्टिकल में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, तो उसमें जो राष्ट्रीय आपातकाल है दो आधार पर हो सकता है, एक बाहरी आक्रमण, एक आंतरिक आपातकाल के रूप में। तो आंतरिक आपातकाल की स्थिति में आर्टिकल 19 निलंबित नहीं होता है, लेकिन बाह्य आक्रमण हो गया है तो निलंबित हो सकता है आर्टिकल 19 भी। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 किसी भी हाल में निलंबित नहीं होता है, चाहे राष्ट्रीय आपातकाल हो चाहे बाह्य युद्ध हो, कुछ भी हो, वो निलंबित नहीं होता है। 21 जीने का अधिकार भैया, 21 जीने का अधिकार है, राइट टू लाइफ। तो इसको कैसे कोई ले सकता है, तो इसको नहीं लिया जाता है। तो आर्टिकल 19 के बारे में ध्यान रखें कि जब कोई बाहरी आपातकालीन युद्ध या बाहरी आक्रमण हो तब इसको हम निलंबित किया जा सकता है, लेकिन आंतरिक आपातकाल के आधार पर या सशस्त्र विद्रोह यानी आंतरिक आपातकाल के आधार पर नहीं लिया जा सकता है आर्टिकल 19 को। इसके अलावा अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं जो किया था वो किया था कि दोनों बातें सही हैं। अब देखते हैं सही है कि नहीं सही है। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसकी व्याख्या देखते हैं, फिर पता लगेगा मेरी बात सही है कि नहीं सही है। भारत में चुनावी बॉन्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किया। चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। कोई भी राजनीतिक दल जिसने पिछले राज्यसभा चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किया हो, वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के लिए पात्र है। तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर ए वाला है। मैंने क्या किया था, इसमें मैं दोनों सही कर दिया, तो केवल ए वाला सही है। ए वाला क्या था, यानी बी वाला सही नहीं है फिर तो, ना। चुनावी बॉन्ड को ए वाले में क्या है, केवल एक सही है, मतलब कि पहला कथन सही है चुनावी बॉन्ड से संबंधित। चुनावी बॉन्ड को भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा खरीदा जा सकता है। तो ये बात सही है, लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। तो व्याख्या में हम देखते हैं सही गलत की व्याख्या क्या दे रहा है। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को अनुदान देने हेतु एक वित्तीय साधन है ना। चुनावी बॉन्ड क्या है, तो चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को अनुदान देने के लिए एक वित्तीय साधन है। चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के, यानी
चुनावी बॉन्ड में आप कितना रुपए अनुदान कर सकते हैं, इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। तो चुनावी बॉन्ड की अधिकतम सीमा नहीं, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कभी कि चुनावी बॉन्ड की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है, तो नहीं, अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो चुनावी बॉन्ड बिना किसी अधिकतम सीमा के 1,000 रुपये, 10,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, 10,00,000 रुपये और 1 करोड़ रुपए के गुणकों में जारी किए जाते हैं। तो 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़। तो 1, 2, 3, 4, 5। तो इनके गुणकों के रूप में, जैसे कि 10,000 का एक बॉन्ड आप बनवा सकते हैं या 10,000 के ही कई सारे बॉन्ड बनवा सकते हैं। ऐसे 1 करोड़ के चाहे जितने बॉन्ड बनवा लें, तो 1 करोड़ के गुणक में आप बनवा सकते हैं बॉन्ड को। तो चुनावी बॉन्ड की अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है। कौन कौन से बॉन्ड बनवाए जा सकते हैं? तो 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, इनके गुणकों में जारी किए जाते हैं चुनावी बॉन्ड को। भारतीय स्टेट बैंक इन बॉन्डों को जारी करने और भुनाने यानी इनकैश के लिए अधिकृत बैंक है। तो चुनावी बॉन्ड किसी भी बैंक में नहीं किया जा सकता है, ये भारतीय स्टेट बैंक ही अधिकृत है चुनावी बॉन्ड को जारी करने के लिए और उसको इनकैश करने के लिए। यह बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं। चुनावी बॉन्ड के द्वारा जो पैसे आते हैं वो केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होते हैं, यानी हैंड टू हैंड नहीं दिया जाता है। जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किया गया है, यह बॉन्ड भारत के निवासियों और भारत में स्थापित या निगमित इकाइयों द्वारा जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों में प्रत्येक 10 दिनों की अवधि हेतु खरीदे जा सकते हैं। ठीक है, ये व्यक्ति की परिभाषा क्या है? व्यक्ति की परिभाषा जैसे इसमें लिखा हुआ है, चुनावी बॉन्ड किसी अधिकतम सीमा तक ये भारतीय स्टेट बैंक बनाने के लिए अधिकृत बैंक है। यह बॉन्ड जारी करने की तारीख सब है। यह बॉन्ड केवल पंजीकृत राजनीतिक पार्टी के निर्दिष्ट खाते में प्रतिदेय होता है। व्यक्ति की परिभाषा मीन्स कि कौन कौन से व्यक्ति दे सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति दे सकता है। हिंदू अविभाजित परिवार हो, कोई कंपनी, कोई फर्म, व्यक्तियों का संघ या व्यक्तियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं हो, प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति, इस प्रकार के लोगों के स्वामित्व या नियंत्रण वाली कोई एजेंसी, कार्यालय या शाखा। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। देखो, संयुक्त बॉन्ड भी खरीद सकते हैं। एक व्यक्ति या तो अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से बॉन्ड खरीद सकता है। बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता, ये बात ध्यान रहे, ये भी प्रीलिम्स में कभी पूछ ले। बॉन्ड पर दाता के नाम का उल्लेख नहीं किया जाता है कि कौन दे रहा है अनुदान को, इसका उल्लेख नहीं किया जाता है, दाता के नाम का उल्लेख नहीं। चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण देना होता है ना। चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण जैसे पैन आदि देने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर से, चुनावी बॉन्ड की खरीद के माध्यम से राजनीतिक दलों को 20,000 रुपये से कम का योगदान देने वाले दाताओं को अपना पहचान विवरण जैसे पैन आदि देने की आवश्यकता नहीं है। तो सीमा है 20,000 रुपये की। फिर कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल पंजीकृत होना चाहिए, रजिस्टर्ड होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी, जिसने पिछले लोकसभा, राज्यसभा नहीं, ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, कोई भी पंजीकृत राजनीतिक दल जिसने पिछले लोकसभा
और विधानसभा चुनाव में पड़े कुल मतों चुनाव में पड़े कुल मतों में से कम 1% मत हासिल किए हों तो वह चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने हेतु पात्र है। तो ये सारी बातें हैं चुनावी बॉन्ड से संबंधित। तो इस वाले में इतना ही रखते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट में हम देखेंगे अगला। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।